सब ने ये बात सुन रखी है कि इंसान और चिंपैंजी का डीएनए 99% सिमिलर है। टोटल 14% डीएनए कंपैरिजन के लिए मौजूद ही नहीं था। आम आवाम को वही कहानी बेची गई कि पूरा का पूरा डीएनए बड़ी एहतियात से मैच कर लिया गया है। इस कंपैरिजन में साइंटिस्ट ने इंसान और चिंपैंजी का मिलाकर 43% डीएनए निकाल ही दिया। तो अब इनको इस सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि अंदाज़ा लगाएं कि कब्रों से इंसानों के ढांचे निकालकर उनको मिसिंग लिंक के तौर पर पेश किया गया। ये साइंस का नहीं बल्कि नैरेटिव बिल्ड करने का तरीका होता है। अगर 98 to 99% सिमिलैरिटी एवोल्यूशन का प्रूफ था तो 84% सिमिलैरिटी क्या एवोल्यूशन को डिस्प्रूव नहीं कर देती? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन अहमद। आज हम देखेंगे कि इंसान और चिंपैंजी के डीएनए में सिमिलैरिटी 85% होने के बावजूद 99% क्यों बताई जाती है। तो आइए समझते हैं इस कहानी को, नंबर्स की, अजम्पशंस की और उस नैरेटिव की जो साइंस के नाम पर पेश किया गया और जहां मुकम्मल डाटा पेश किए बगैर आधा सच बयान किया गया। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये 99% का नंबर जो हर तरफ धकेला जाता है, ये आखिर आया कहाँ से। 1975 में एक स्टडी पेश की गई जिसमें मुख्तलिफ तरीक़ों से इंसान और चिंपैंजी का डीएनए मैच किया गया। पेपर में बताया गया कि टू कंपेयर ह्यूमन एंड चिंपैंजी जीन्स, वन कंपेयर्स ईदर होमोलोगस प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। यानी ऑथर्स कह रहे हैं कि इंसान और चिंपैंजी के जीन्स मैच करने के लिए हमने वो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स कंपेयर किए जो आपस में मिलते जुलते थे। ये ऐसा ही है कि आप दो चीज़ों की सिमिलैरिटी देखने के लिए उनकी सिर्फ मुश्तरका खसूसियात को मैच करें तो नतीजा क्या आएगा कि वो काफ़ी सिमिलर होंगी। यही नहीं बल्कि जो डीएनए कंपैरिजन के लिए मेथड इस्तेमाल किए गए वो भी काफ़ी कमज़ोर थे। जैसा कि एक मेथड था कि इंसान के प्रोटीन्स की एंटीबॉडीज़ बनाकर चिंपैंजी को लगाई जाती थी कि रिएक्शन कैसा आता है। जितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी अज्यूम की गई। दूसरा मेथड था डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें इंसान और चिंपैंजी के डीएनए के स्ट्रैंड्स हीट अप करके अलग किए गए और फिर उनको आपस में मिक्स करके देखा गया कि ये कितनी आसानी और मजबूती से आपस में जुड़ते हैं। तो इस तरह के मेथड्स यूज़ करके इंसान और चिंपैंजी का थोड़ा सा डीएनए जो कि शायद 0.1% भी नहीं बनता, उसको कंपेयर किया गया और नतीजा ये आया कि एटलीस्ट 99% सिमिलैरिटी पाई जाती है। सवाल ये उठता है कि बाकी स्पीशीज से हमारी जेनेटिक सिमिलैरिटी कितनी थी। जाहिर है कि कंपैरिजन के बाद ही पता लगाया जा सकता है कि इंसान और फलानी स्पीशीज़ की सिमिलैरिटी 70% है, फिर 80% और फिर चूंकि चिंपैंजी से 99% है तो इसलिए ये हमारा क्लोजेस्ट रिलेटिव है। साइंटिस्ट ने बताया कि द ओनली टू स्पीशीज़ विच हैव बीन कंपेयर्ड बाय ऑल ऑफ दीज मेथड्स आर चिंपैंजीज एंड ह्यूमंस। यानी आप बायसनेस का लेवल चेक करें कि चले मेथड जो भी थे उस वक्त, लेकिन तमाम स्पीशीज में से सिर्फ इंसान और चिंपैंजी का थोड़ा सा डीएनए मैच किया गया और वो भी उन सिमिलर जीन्स का जो कई 100 स्पीशीज में पाए जाते हैं, जैसा कि हीमोग्लोबिन वगैरह। और फिर इसी एनालिसिस को यूज किया गया कि देखें ह्यूमन और चिम्स रिलेटेड हैं क्योंकि उनका डीएनए इतना सिमिलर है। भाई कंपेयर ही सिर्फ इन दोनों का किया है तो सिमिलर तो हो गई। अब कोई ये कह सकता है कि इन दो स्पीशीज को इसलिए मुंतखब किया गया क्योंकि ये देखने में सबसे ज़्यादा सिमिलर लगती हैं, लेकिन वो तो हमें पहले ही पता है इसमें ऐसा कौन सा एवोल्यूशन ने हम पर एहसान किया है। बल्कि वो एक क्रिएशनिस्ट ही थे जिन्होंने सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन की कि एक जैसी दिखने वाली स्पीशीज़ की ग्रुपिंग की और इंसान, बंदर और दूसरे एप्स को एक ग्रुप में साथ रखा कि एनाटॉमी के लिहाज से ये एक जैसे दिखते हैं। ओके फाइन, लेकिन इसमें एवोल्यूशनिस्ट का क्या किरदार है? इन्होंने मजहब को साइड पर रखकर दिमाग लगाकर अपनी स्पेशल साइंस से कौन सा कारनामा अंजाम दिया। यानी सबको जो चीज़ नज़र आ रही है कि इंसान और चिंपैंजी सिमिलर हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी कर ली कि ये एवोल्यूशन की वजह से सिमिलर हैं। यही सोच थी इनकी फॉसिल रिकॉर्ड के बारे में कि इंसान और चिंपैंजी से मिलता जुलता जो भी फॉसिल मिलता तो इनकी यही कोशिश होती कि किसी तरह इसको ट्रांजिशनल फॉसिल की कैटेगरी में डालकर एवोल्यूशन का प्रूफ साबित कर दें। कहीं पर बंदरों के फॉसिल में इंसान वाली खसूसियात निकाल कर ट्रांजिशनल फॉसिल बनाया गया तो कहीं इंसान के फॉसिल में बंदरों वाली खसूसियात तलाश करके उसको ट्रांजिशनल फॉसिल के तौर पर पेश किया गया। यहाँ तक कि अंदाज़ा लगाएं कि कब्रों से इंसानों के ढांचे निकालकर उनको मिसिंग लिंक के तौर पर पेश किया गया कि ये इंसानों की एवोल्यूशन हुई है। और अनफॉर्चुनेटली यही बायसनेस इनकी कंटिन्यू रही जेनेटिक्स के अंदर भी। यानी जो डायरेक्ट एविडेंस हो सकता था उसमें भी ऐसी खिचड़ी बनाई कि ज़रा सोचें कि चूँकि एवोल्यूशन ठीक है इसलिए इंसान और चिंपैंजी आपस में रिलेटेड हैं और इनके रिलेटेड होने की वजह से हमने इनका डीएनए कंपेयर किया।
और कंपैरिजन के नतीजे में जो इतनी हाई सिमिलैरिटी आई है वो प्रूव करती है कि इंसान और चिंपैंजी आपस में रिलेटेड हैं और इनका रिलेटेड होना प्रूव करता है एवोल्यूशन को। साइंस। चलें जैसे तैसे करके जो भी सिमिलैरिटी आ गई, सवाल ये उठता है कि क्या एवोल्यूशनिस्ट के मुताबिक इतनी सिमिलैरिटी होनी चाहिए थी और क्या वो तवक्को कर रहे थे कि ये सिमिलैरिटी आएगी। इसी 1975 के पेपर में ऑथर्स लिखते हैं, सो द पैराडॉक्स रिमेन्स in order to explain how species which have such similar genes can differ so substantially in anatomy and way of life। यानी एवोल्यूशनिस्ट खुद हैरान हो रहे हैं कि इन जीन्स में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होने के बावजूद इंसान और चिंपैंजी जिस्मानी साख्त और तर्ज ज़िंदगी में इतने मुख्तलिफ कैसे हो सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में 99% डीएनए सिमिलैरिटी इनकी तवक्कुआत के बिल्कुल मुखालिफ थी। इसी तरह इंसान और चिंपैंजी के जीनोम सीक्वेंस होने के बाद 2005 में इस पेपर में एडमिट किया गया कि द न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस बिटवीन द टू स्पीशीज इज सरप्राइजिंगली स्मॉल। यानी जो हाई डीएनए सिमिलैरिटी एवोल्यूशनिस्ट के लिए हैरानी का बाइस थी वो आज एवोल्यूशन का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। बहरहाल उस जमाने में जब साइंटिस्ट में सीरियस डिबेट जारी थी कि गोरिल्ला और चिंपैंजी में से कौन इंसान के ज्यादा करीबी है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि जिस्मानी साख्त के लिहाज से गोरिल्ला इंसान के क्लोजेस्ट रिलेटिव होना चाहिए। तो इस डीएनए कंपैरिजन के बाद साइंटिस्ट का इत्तेफाक होना शुरू हो गया कि चिंपैंजी ही इंसान का क्लोजेस्ट रिलेटिव है और ये 99% का फिगर किसी मजहबी किताब में लिखी गई आयत की तरह पक्का हो गया। एवोल्यूशनिस्ट का इस पर ईमान इतना पुख्ता हो चुका था और इस नंबर को इतना फैला दिया गया कि क्रिएशनिस्ट के बार बार पॉइंट आउट करने के बावजूद एवोल्यूशनिस्ट इस पर मजबूती से कायम रहे और जो भी इसके खिलाफ बात करता उसको जाहिल वगैरह कह दिया जाता। आज काफ़ी एक्यूरेट डाटा इसके बरअक्स हकीकत दिखा चुका है, लेकिन बहुत से इर्तिका के हामिल अफराद वही 99% का नंबर दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके अकायद की तशहीर के लिए निहायत मौसर है और ये एवोल्यूशनरी साइंस का खासा रहा है कि एक अच्छी और पुरकशिश कहानी के दरमियान हकाइक को रुकावट ना बनने दिया जाए। इंसान का डीएनए मैप करने के लिए साइंटिस्ट ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद था कि इंसान के डीएनए में मौजूद लेटर्स का सीक्वेंस पता लगाया जा सके। 1990 में शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट 13 साल की अनथक मेहनत के बाद 2003 में मुकम्मल हुआ। लेकिन मसला ये था कि अब चिंपैंजी का डीएनए मैप करना भी ज़रूरी था, सिर्फ एवोल्यूशनरी कंपैरिजन के लिए नहीं बल्कि मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी, क्योंकि चिंपैंजी को इंसान से सबसे क्लोजली रिलेटेड माना जाता था। अब बजाय कि इतनी सारी मेहनत दोबारा की जाती, साइंटिस्ट ने पहले से ही सीक्वेंस्ड ह्यूमन जीनोम को एज अ टेम्पलेट यूज़ किया, जिसको स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है। इसको समझने के लिए इमेजिन करें कि आपको एक जिगसॉ पजल दी जाए कि इसको सॉल्व करें और आप अपना जहन लगाने की बजाय पजल पर मौजूद तस्वीर को देखते हुए पीसीज आपस में जोड़ लें। कुछ ऐसा ही चिंपैंजी जीनोम के साथ किया गया कि स्पेसिफिकली डीएनए के वो पार्ट जो बहुत रिपीटेटिव होते हैं जैसे टेलोमियर्स, उनको इंडिपेंडेंट सीक्वेंस करने की बजाय इंसान के जीनोम को रेफरेंस मानते हुए असेंबल किया गया, जिसका नतीजा क्या आया कि चिंपैंजी का डीएनए इंसान से मुशाबहत रखने लगा। यानी अभी डिटेल्ड डीएनए कंपैरिजन नहीं किया गया और पहले से ही बायसनेस स्टार्ट हो गई। और ये बायसनेस का वर्ड मैं नहीं कह रहा बल्कि 2025 के पेपर में एवोल्यूशनिस्ट खुद लिखते हैं, ह्यूमन रेफरेंस बायसेस वर इंट्रोड्यूस्ड। अगला नुक्ता ये है कि मैं आपके सामने बेसिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम रख रहा हूँ कि जो अगर आपको पहले बता दी जाती तो ये 99% सिमिलैरिटी का ढोंग उधर ही पकड़ा जाता, और वो ये कि चिंपैंजी के डीएनए की लेंथ इंसान के डीएनए से एटलीस्ट 4% ज़्यादा है। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक ये डिफरेंस 10% तक भी बनता है। तो अगर हम मिनिमम फिगर 4% भी कबूल करें और मान लें कि इंसान और चिंपैंजी के डीएनए 100% सेम है, तो फिर भी इस 4% डिफरेंस की वजह से सिमिलैरिटी कितनी बनेगी? 96%, जो कि 99% से बहुत दूर है। इसी तरह यहाँ पर एक और मसला दरपेश आता है कि जिस वक्त इंसान और चिंपैंजी का डीएनए कंपेयर किया गया उस वक्त पूरा का पूरा डीएनए अवेलेबल नहीं था। कंपैरिजन के वक्त इंसान का 92% और चिंपैंजी का 94% डीएनए अवेलेबल था, यानी टोटल 14% डीएनए कंपैरिजन के लिए मौजूद ही नहीं था। तो अगर सिमिलैरिटी 100% भी आती तो फाइनल फिगर 98-99% बताना हकीकत से बहुत दूर था। अब अगला सवाल ये बनता है कि जितना भी डीएनए मौजूद था उसमें से कितना कंपेयर किया गया। 2002 में पब्लिश होने वाले इस पेपर में बताया गया कि सिमिलैरिटी तकरीबन 98.8% है। लेकिन मजे की बात यह है कि साइंटिस्ट ने सिर्फ 1.9 मिलियन बेस पेयर कंपेयर किए, जो कि डीएनए का 0.1% भी नहीं बनता। इसी तरह 2005 के सबसे मशहूर पेपर जहां से ये 98 और 99% का फिगर पूरी दुनिया में फैलाया गया, इस पेपर में भी सिमिलैरिटी तकरीबन 98.8% बताई गई। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इस कंपैरिजन में साइंटिस्ट ने इंसान और चिंपैंजी का मिलाकर 43% डीएनए निकाल ही दिया, यानी उसको मैच ही नहीं किया। क्योंकि इन पोर्शंस को कंपेयर करना एक मुश्किल काम था तो साइंटिस्ट ने उसको सिरे से साइड पर ही कर दिया कि इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। 2025 के लेटेस्ट पेपर में साइंटिस्ट एडमिट करते हैं द मोस्ट डायनामिक एंड रिपीटेटिव रीजन्स ऑफ ग्रेट एप जीनोम्स हैव ट्रेडिशनली बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम
कंपैरेटिव स्टडीज। इस सब सूरत हाल के बाद जो सिमिलैरिटी आई थी, क्या वो वाकई तकरीबन 99% थी? द आंसर इज नो। 2005 के पेपर में ही बताया गया कि अगर हम इंसर्शंस और डिलीशंस यानी डीएनए के वो हिस्से जो इंसान में मौजूद हैं लेकिन चिंपैंजी में मौजूद नहीं, और वो हिस्से जो चिंपैंजी के अंदर हैं इंसान के डीएनए में मौजूद नहीं, अगर हम इनको भी शामिल करें तो डिफरेंस मजीद 3% बढ़ जाता है। यानी इसी पेपर की ही कैलकुलेशन देखी जाए तो सिमिलैरिटी सिर्फ 96% के करीब बनती है, लेकिन अवाम को क्या बताया गया? 99%। और मज़े की बात यह है कि इस मसले का साइंटिस्ट को ऑलरेडी पता था कि अगर इंसर्शन और डिलीशन को शामिल किया जाए तो डीएनए सिमिलैरिटी काफ़ी कम हो जाती है। जैसा कि 2002 की स्टडी में कहा गया कि 98.5% सिमिलैरिटी का नंबर ठीक नहीं, बल्कि दुरुस्त हिसाब लगाएं तो सिमिलैरिटी 95% बनती है। इसी तरह 2003 में पब्लिश होने वाली इस स्टडी में बताया गया कि अगर हम इंडेल्स को शामिल करें तो ये 98.6% की सिमिलैरिटी 86.7 तक गिर जाती है। और देखें कि ये दोनों पेपर्स 2005 के मशहूर पेपर से पहले के हैं, लेकिन इन स्टडीज़ में मौजूद हकीकत को साइड पर रखकर एवोल्यूशनिस्ट ने 98 to 99% का नंबर हर तरफ फैलाया। यही नहीं बल्कि कुछ ऐसी भी स्टडीज़ हैं जिनके मुताबिक इंसान और चिंपैंजी के दरमियान डीएनए डिफरेंस आमतौर पर बताए जाने वाले 1 से 2% से काफ़ी ज़्यादा था। जैसा कि 2005 के मशहूर पेपर के सिर्फ एक साल बाद 2006 में एक स्टडी की गई जिसमें बताया गया कि सिमिलैरिटी सिर्फ 94% है और ये 6% का डिफरेंस आमतौर पर दोहराए जाने वाले 1.5% से कहीं ज्यादा है। इसी तरह 2007 की स्टडी में दिखाया गया कि तकरीबन 23% डीएनए के हिस्सों में इंसान और चिंपैंजी आपस में रिलेटेड नहीं है। इसी के साथ 2012 की स्टडी में बताया गया कि अब ये चीज वाज़ेह हो चुकी है कि इंसान और चिंपैंजी के दरमियान डीएनए डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और जो पहले समझा जाता रहा है कि सिमिलैरिटी 98 से 99% है, ये बात दुरुस्त नहीं। और ये इन्हीं एवोल्यूशनिस्ट के खुद के लिखे हुए पेपर से, किसी मजहब को मानने वाले का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा नहीं था। लेकिन आपने कभी इर्तिका पर ईमान रखने वालों से ये नंबर सुने हैं? आम अवाम को वही कहानी बेची गई कि पूरा का पूरा डीएनए बड़ी एहतियात से मैच कर लिया गया है और सिर्फ 1 से 2% डिफरेंस मौजूद है। Almost all of the human genome and the chimpanzee genome is identical. ये तो चलें जाहिलियत थी आम एवोल्यूशनिस्ट को फैलाने वालों की, और इसी में देसी एवोल्यूशनिस्ट को भी शामिल कर लें कि जो गोलों की कही गई बात को अपनी अकल पर भी तरजीह देने को तैयार होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रियल साइंटिस्ट ये बात जानते थे कि ये 99% सिमिलैरिटी एक डोगमा है जो कि हर तरफ फैलाया जा रहा है। 2007 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें सिर्फ 1% फर्क वाली बात को मिथ कहा गया। अब तकरीबन 20 साल पहले एक एवोल्यूशनिस्ट की तरफ से लिखा गया ये आर्टिकल है, लेकिन वो मिथ आज भी चल रही है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, सब ने ये बात सुन रखी है कि इंसान और चिंपैंजी का डीएनए 99% सिमिलर है। लेकिन इसके पीछे क्या कहानी है, इर्द गिर्द क्या कॉन्टेक्स्ट है, कोई पता नहीं। लेकिन इससे एवोल्यूशनिस्ट का जो पर्पस था वो अचीव हो चुका है, तो बस ठीक है, सच्चाई जाए बाहर में। साइंस। और अब हम बात करते हैं 2025 के पेपर की। ये पेपर इतना अहम क्यों है? क्योंकि इंसान का पूरा जीनोम 2022 में जाकर सीक्वेंस किया गया, और इसी तरह चिंपैंजी का इंडिपेंडेंट जीनोम जो कि ह्यूमन स्कैफोल्डिंग जिसका पहले जिक्र किया गया उसके बगैर हो, वो 2018 में सीक्वेंस किया गया, और उसमें भी जो मिसिंग सीक्वेंसेस थे वो रिसेंटली ही मैप किए गए। तो इसीलिए ये फर्स्ट टाइम था कि इंसान और चिंपैंजी का तकरीबन पूरा जीनोम मैच किया गया। तो आखिर इसका रिजल्ट क्या आया, आइए देखते हैं। पेपर में बताया गया कि चिंपैंजी का 12.5% डीएनए तो इंसान के डीएनए से इतना मुख्तलिफ है कि वो अलाइन ही नहीं हो सका। तो अगर हम कंप्लीट कंपैरिजन को सामने रखें तो टोटल 14.9% डीएनए है जो इंसान और चिंपैंजी में मुख्तलिफ है, कहाँ 99% और कहाँ 85%। और ये डिफरेंस सिर्फ ऑटोसोमल क्रोमोसोम के लिए है। अगर हम सेक्स क्रोमोसोम यानी एक्स और वाई क्रोमोसोम को इंक्लूड करें तो ये डिफरेंस इससे भी ज्यादा बन जाता है। इसी पेपर में बताया गया कि इंसान का एक्स क्रोमोसोम चिंपैंजी से तकरीबन 95% और वाई क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ 20% सिमिलर है। तो अगर हम इस फर्क को भी शामिल करें तो ये डीएनए सिमिलरिटी सिर्फ 84.4% तक रह जाती है। तो अब हमारा सवाल ये है कि अगर 98 to 99% सिमिलरिटी एवोल्यूशन का प्रूफ था तो 84% सिमिलरिटी क्या एवोल्यूशन को डिस्प्रूव नहीं कर देती? एंड इफ नॉट, व्हाई नॉट? ये तो थी डीएनए सिमिलरिटी पर डिस्कशन, लेकिन असल सिमिलरिटी जो भी हो, सवाल ये है कि उसका मतलब क्या है? क्या ये एवोल्यूशन को प्रूव करती है? बिल्कुल नहीं। साइंस में ऐसी कोई थ्योरी मौजूद नहीं जो ये दावा करती हो कि जेनेटिक सिमिलरिटी का मतलब ऑटोमेटिक तौर पर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है। ये एक अजम्पशन है, एस्टेब्लिश्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं। सबसे पहले जरूरत इस बात की थी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी दी जाती जो वाज़ेह और मेजरेबल प्रिडिक्शन करती। मिसाल के तौर पर यह कहा जाता कि अगर डीएनए सिमिलरिटी X% तक पहुंच जाती है
तो फिर ये कॉमन डिसेंट का इंडिकेटर होगा। पहले हाइपोथेसिस डिफाइन होता, फिर उस पर टेस्ट होता, फिर रिजल्ट्स डिसाइड करते कि ये थ्योरी वैलिडेट हुई या रिजेक्ट। लेकिन ये लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो नहीं हुआ। नतीजा पहले ही अज्यूम किया गया कि एवोल्यूशन ठीक है, फिर नंबर्स को उसके इर्द गिर्द इंटरप्रेट किया गया। ये साइंस का नहीं बल्कि नैरेटिव बिल्ड करने का तरीका होता है। ना एवोल्यूशनिस्ट ने और ना ही क्रिएशनिस्ट ने जेनेटिक एनालिसिस से पहले ये स्पेसिफिक प्रेडिक्शन की थी कि ह्यूमंस और दूसरी स्पीशीज के दरमियान एग्जैक्ट कितनी सिमिलैरिटी होगी। किसी ने ये नंबर डिफाइन नहीं किया। अगर अल्लाह ने इंसान और चिंपैंजी को 99% सिमिलर पैदा किया होता, ये मुमकिन था। अगर 10% सिमिलर पैदा किया होता, ये भी मुमकिन था। लेकिन अब एक अहम नुक्ता समझना ज़रूरी है। डीएनए सीधा हमारी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बुनियादी बायोलॉजिकल फंक्शन को डिटरमिन करता है। जब इंसान और चिंपैंजी के दरमियान स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल सिमिलरिटीज वाज़ेह तौर पर नजर आती हैं, तो फिर रीजनेबल तौर पर ये एक्सपेक्ट करना बिल्कुल फितरी है कि उनके डीएनए में भी काफी हद तक सिमिलरिटी होगी। ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ एवोल्यूशन के फ्रेमवर्क तक महदूद नहीं है। चाहे आप कॉमन एंसेस्ट्री पर बिलीव रखते हैं या फिर कॉमन डिजाइनर पर, दोनों सूरतों में हाई जेनेटिक सिमिलरिटी कोई शॉकिंग या डिसाइसिव प्रूफ नहीं बन जाती। ये एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन है, ना कि किसी एक नजरिए की जीत। लेकिन चूंकि एवोल्यूशनिस्ट हाई सिमिलरिटी को प्रूफ के तौर पर पेश करते रहे हैं, तो अब इनको इस सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा कि ये सिमिलरिटी इतनी हाई नहीं है। ज़मीन पर लाखों नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है कि इंसान का डीएनए किसी न किसी स्पीशीज़ के साथ सबसे ज़्यादा मिलता होगा, किसी के साथ उससे कम और फिर उससे कम एंड सो ऑन। अब अगर हमारा डीएनए उसी स्पीशी के साथ सबसे ज़्यादा मिलता है जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिहाज से हमसे ज़्यादा सिमिलर है, तो इसमें एवोल्यूशनरी ड्रामा क्या है? इसको इनकलाबी दरियाफ्त क्यों बना दिया जाता है? ये तो एक एक्सपेक्टेड अलाइनमेंट है, कोई मेटाफिजिकल राज नहीं। लेकिन अगर एवोल्यूशनिस्ट फिर भी जिद पर आ जाएं और चिंपैंजी के साथ हाई जेनेटिक सिमिलरिटी को अपना प्राइमरी प्रूफ ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री करार दें, तो फिर उनके लिए एक सीरियस चैलेंज मौजूद है। कुछ स्टडीज में ये रिपोर्ट हो चुका है कि ह्यूमंस और पिग्स के दरमियान हाई डीएनए सिमिलरिटी मौजूद है, तकरीबन 98% तक। तो क्या अब ये माना जाए कि हम असल में पिग्स के सबसे करीबी एवोल्यूशनरी रिलेटिव हैं? दिलचस्प बात यह है कि कुछ एवोल्यूशनिस्ट वाकई ये मानते हैं कि इंसान पिग्स और चिंपैंजी की ब्रीडिंग से वजूद में आया है। मेन स्ट्रीम साइंस इसे एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन डिस्कशन के तौर पर यह पॉइंट उठाया गया है। सवाल यह है कि अगर सिमिलरिटी ही फाइनल स्केल है, तो फिर स्केल कंसिस्टेंट क्यों नहीं है? और अगर स्केल कंसिस्टेंट नहीं, तो फिर क्लेम इतना एब्सोल्यूट क्यों है? ये वो जगह है जहां नैरेटिव और साइंस अलग अलग नजर आते हैं। अब सवाल ये है, हम क्रिएशनिस्ट इस सिमिलरिटी से रीजनेबल तौर पर क्या इन्फर करते हैं? हकीकत ये है कि इंसान का डीएनए बहुत सी मुख्तलिफ मखलूकात के साथ सिग्निफिकेंट हद तक शेयर होता है, खास तौर पर प्रोटीन कोडिंग जीन्स। एवोल्यूशनरी नजरिए के मुताबिक कुछ को करीबी रिश्तेदार कहा जाता है, कुछ को नहीं। लेकिन जीन्स की मुश्तरकियात सिर्फ उन तक महदूद नहीं रहती जिन्हें क्लोज रिलेटिव का लेबल दिया जाए। 2005 में पॉल ब्रैकफील्ड ने खुद ये इकरार किया कि किसी भी बायोलॉजिस्ट ने कभी ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि वो जीन्स जो एक कीड़े यानी इंसेक्ट के जिस्म और ऑर्गन्स का डिज़ाइन कंट्रोल करते हैं, वही हमारे जिस्म का डिज़ाइन भी कंट्रोल करेंगे। सोचिए, ये उन लोगों का इकरार है जो खुद एवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क के अंदर काम करते हैं। इससे भी पहले मशहूर एवोल्यूशनिस्ट अर्नस्ट मेयर ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये प्रेडिक्शन की थी कि होमोलोगस जीन्स की तलाश बहुत करीबी रिश्तेदारों के सिवा बेकार होगी। लेकिन आज हम देखते हैं कि जीन्स का शेयर होना सिर्फ क्लोज स्पीशीज तक महदूद नहीं बल्कि जिंदगी के दायरे में काफी वसी है। तो एवोल्यूशनरी इस्टेब्लिशमेंट की ये स्पेसिफिक प्रेडिक्शन पूरी तरह गलत साबित हुई। लेकिन अगर हम कुरान की तरफ देखें, जैसे सूरह नूर आयत नंबर 45 और सूरह अनाम आयत नंबर 38, वहाँ जिंदगी की बुनियादी वहादत का तस्वुर पहले से ही मौजूद है। मुख्तलिफ मखलूकात लेकिन एक बुनियादी बायोलॉजिकल यूनिटी। मॉडर्न जेनेटिक्स ने जिस चीज को लेबोरेटरी में डिस्कवर किया, कुरान ने उसकी बुनियादी सोच सदियों पहले बयान कर दी। लेकिन अगर आप कॉमन डिजाइनर के कॉन्सेप्ट को समझें, तो फिर ये पैटर्न बिल्कुल नेचुरल लगता है। एक ही डिजाइनर, मुख्तलिफ मखलूकात, लेकिन मिलते जुलते बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट्स और मैकेनिज्म्स। सिमिलरिटी यहाँ एवोल्यूशनरी एक्सीडेंट नहीं बल्कि डिजाइन कंसिस्टेंसी का इजहार बन जाती है। अब आते हैं फॉसिल एविडेंस की तरफ। कुछ अरसे से एवोल्यूशनरी प्रोपोनेंट्स ये कह रहे हैं कि फॉसिल अब उनका प्राइमरी प्रूफ नहीं रहा, अब असल एविडेंस जेनेटिक सिमिलरिटी है। नैरेटिव शिफ्ट हो चुका है, पहले फॉसिल सेंट्रल थे, अब डीएनए सेंट्रल है। लेकिन सवाल सीधा है, जब जेनेटिक सिमिलरिटी के क्लेम्स खुद ज़ेरे गौर आकर वीक हो जाएं या उनकी इंटरप्रिटेशन चैलेंज हो जाए, तो फिर आर्ग्यूमेंट का बुनियादी सहारा क्या रहता है? अगर प्राइमरी एविडेंस ही क्वेश्चनेबल हो जाए, तो फ्रेमवर्क अपने आप को कैसे सस्टेन करेगा? साइंस में प्रूफ को शिफ्ट करना आसान होता है, लेकिन जब हर दफा सेंट्रल पिलर चेंज होता रहे, कभी फॉसिल कभी जीन्स, तो फिर ये पूछना बिल्कुल सही है कि क्या थ्योरी डाटा को लीड कर रही है या डाटा को थ्योरी के मुताबिक एडजस्ट किया जा रहा है। ये वो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ इमोशनल अटैचमेंट
और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस बिल्कुल अलग हो जाता है।